ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। मातृभूमि में आपका स्वागत है और अब शुरू करते हैं वो बुलेटिन जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर नहीं छूटने की गारंटी देता है। तो सबसे पहले वो 4 खबरें जिन पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। पहली खबर है जासूस ज्योति के खुलासे पर। जासूसी केस में आज उस मास्टरमाइंड का पता चल गया है जो भारत में जासूसों का नेटवर्क तैयार कर रहा था। तो दूसरी खबर रायपुर के उन तोमर ब्रदर्स की है जिन्होंने शुरुआत तो अंडे बेचने से की, लेकिन दबंगई के दम पर अंडरवर्ल्ड साम्राज्य बना लिया। और तीसरी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ आ सकते हैं। और मातृभूमि में चौथी खबर आपको और सहूलियत देने वाली है क्योंकि सरकार अब पुराने पिन कोड की जगह डिजी पिन लाई है जिससे सटीक लोकेशन पता चलेगी। सबसे पहले बात देश के उन गद्दारों की जो अलग अलग लालच में आकर अपने मुल्क की खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजा करते थे। देश के अलग अलग हिस्से से ऐसे जासूसों की गिरफ्तारी के बाद जांच लगातार जारी है। इन जासूसों की फहरिस्त में सबसे पहला नाम है ज्योति मल्होत्रा का, जिसे लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में अब पाकिस्तान पुलिस के एक रिटायर्ड एसआई का नाम सामने आया है। खुलासा हुआ है कि हिसार की ज्योति मल्होत्रा और मोहाली का जसबीर पाकिस्तान पुलिस के रिटायर्ड आईएएस नासिर ढिल्लो के संपर्क में था। पाकिस्तान में नासिर की मुलाकात ज्योति से हुई। नासिर भारतीय यूट्यूबर से दोस्ती करता था, उनको आईएसआई एजेंट से मिलवाता और फिर जासूसी के लिए टास्क दिया जाता था। भारत की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से लगातार पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हैं कि कई और यूट्यूबर क्या इसके साथ में हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। और अब जासूसी कांड में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान पुलिस का पूर्व एसआई जासूसी रैकेट का मास्टरमाइंड है। नासिर ढिल्लो पाकिस्तान पुलिस का पूर्व सब इंस्पेक्टर है। नासिर ही जासूसी नेटवर्क को मैनेज किया करता था और खुलासा हुआ है कि ढिल्लो ने ही ज्योति को आईएसआई के अधिकारियों से मिलाया था। साफ है कि नासिर ढिल्लो ही आईएसआई और जासूसों के बीच की सबसे बड़ी कड़ी था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद नासिर यूट्यूबर बना और धीरे धीरे जासूसी का पूरा नेटवर्क चलाने लगा। आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर जासूसी का यह पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था। नासिर ढिल्लो भारत के यूट्यूबर्स पर निगाह रखता था। जो भारतीय यूट्यूबर्स पाकिस्तान जाते उनसे मुलाकात करता था। इसके बाद नजदीकी बढ़ाने के लिए नासिर ढिल्लो भारतीय यूट्यूबर्स का पॉडकास्ट किया करता था। करीब आने के बाद नासिर भारतीय यूट्यूबर्स को पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात दानिश से कनेक्ट किया करता था, जिसके बाद दानिश यूट्यूबर्स को पाकिस्तान हाई कमीशन बुलाता था और फिर दानिश ही इन यूट्यूबर्स को जासूसी का काम दिया करता था। और अब खुलासा हुआ है कि ज्योति और यूट्यूबर जसबीर दोनों ही नासिर ढिल्लो के संपर्क में थे। ज्योति के पाकिस्तान से आने के बाद नासिर ढिल्लो ने पॉडकास्ट किया जिसमें ज्योति मल्होत्रा शामिल हुई। पहलगाम हमले के 8 दिनों पहले 14 अप्रैल को नासिर ढिल्लो के यूट्यूब चैनल पर इस पॉडकास्ट को अपलोड किया गया जिसमें ज्योति जमकर पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। जब आप घूम रही थी उधर गलियों में साड़ी वियर करके, तो किस तरह का रिएक्शन था जो इधर के हमारे जो लड़कियां हैं, कोई लेडीज़ हैं, जो फैमिलीज़ हैं जो उधर घूम रही थी, वो लोग मिले आपसे, इंटरेक्शन हुई, क्या बातें हुई? हाँ, वो लोग मुझसे मिले। स्पेशली कुछ कॉलेज की गर्ल्स आई मेरे पास। मैं जुत्ती खरीद रही थी अनारकली बाज़ार में, तो मेरे पास आई और कहती है अच्छा आप इंडिया से आए हो? मैंने कहा जी। आप भी आएंगे? मैंने पूछा उनसे, मेरा भी मन है। उन्होंने बोला, एक लड़की ने बोलती है कि मेरा भी बहुत मन है जाने का और आप बहुत अच्छी लग रही हो साड़ी में, यहाँ पे आप साड़ी पहन के घूम रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ लोगों के रिएक्शन इट वाज लाइक साड़ी एक बाइक वाला, आई वाज जस्ट सीइंग कि एक बाइक वाला ना रुक गया वो और वो देख रहा है कि लिटरली अच्छा ये बंदी साड़ी जा रही है और उसको पीछे से हॉर्न मार रहे हैं कि भाई हट जा। वो हट नहीं रहा है, वो वहीं खड़ा होकर देखे जा रहे हैं। मैं खुद ही हट के चली गई फिर फाइनली। होता इस तरह साड़ी जो है ना इधर हमारे वियर करते हैं सिर्फ
फंक्शंस पे, मतलब कोई शादी हो, कोई इस तरह का कोई इवेंट हो, तभी नॉर्मल फॉर्मल कम पहनते हैं ना लोग, कम क्या है ही नहीं बल्कि। आपके उधर ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह में साड़ी मैंने देखी है, पहनते हैं, बट ऐसे सड़क पे उतर जाना साड़ी पहन के और लोगों के रिव्यू चेक करना, मुझे तो बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस मिले। मैं ये नहीं कह सकती कि अच्छा नहीं लगा, लोगों को अच्छा लगा देख के, चलो कोई तो है जो इस टाइप के ट्रेडिशन को भी दिखा रहा है। अनारकली बाज़ार वाला जो सीन था और साड़ी वियर करना, अपने इंडियन ट्रेडिशन को दिखाना पाकिस्तान में आके, पहले तो मुझे डर था कि लोग पता नहीं उस चीज़ को क्या सोचेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, बट उन लोगों ने सच में इतना अच्छा रिएक्ट किया कि भाई ये कौन बंदी है, कहाँ से आई है। मतलब साड़ी देख के उनको लग तो रहा था कि ये इंडियन है, और कुछ लोग बात करने भी आए, अच्छा इंडिया से आई हैं, तो बात की उन लोगों ने, काफ़ी अच्छा लगा, रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला। और अब जब वीडियो डाल दी है तो लोगों के बहुत तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, थोड़े नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, बट ओवरऑल जो बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे देखने को मिले कि पाकिस्तान गए हैं, अच्छा पाकिस्तान की जो इमेज थी लोगों के दिमाग में, तो वो चीज़ें चेंज करने का मौका मिल रहा कि वहाँ के लोग भी यार हम जैसे ही हैं, वो भी हम जैसे ही खाना खाते हैं, हम जैसे ही सोचते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है यार। तो आपने इस पॉडकास्ट को देखा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह को 2 और दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। जसबीर सिंह को लेकर जारी पुलिस की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। जसबीर ने दानिश को भारत का सिम दिया था। पुलिस के मुताबिक जसबीर ने जम्मू और कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा भी किया था और अभी इस बात की जांच चल रही कि जसबीर क्यों सीमावर्ती इलाकों में गया था। पुलिस के मुताबिक जसबीर सिंह के मोबाइल फोन से 150 पाकिस्तानी संपर्क मिले हैं। हालांकि जसबीर के वकीलों का कहना है कि मात्र किसी के फोन में पाकिस्तानी मोबाइल नंबर होने का मतलब यह नहीं है कि वह पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है। पुलिस के मुताबिक जसबीर 6 बार पाकिस्तान जाकर आया, जिसमें से 3 बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर से वो पाकिस्तान गया। इसके अलावा जसबीर का लैपटॉप पाकिस्तान में ISI एजेंट्स के पास 1 घंटे से ज्यादा रहा था। साथ ही जसबीर ने एक अपने जानने वाली महिला को भी दानिश से मिलवाया था। पुलिस के मुताबिक दानिश के इशारे पर ही जसबीर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने चुनाव में मैच फिक्सिंग वाले अपने आरोप को फिर से दोहराया है। इसी साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और राहुल गांधी ने पोस्ट किया है कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव धांधली का ब्लूप्रिंट था। चुनाव में धांधली मैच फिक्सिंग जैसी होती है, यानी धोखाधड़ी से जीत, यह कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने लिखा, वो भले ही जीत जाएं, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं। राहुल गांधी आगे लिखते हैं, हर जिम्मेदार नागरिक को सबूत को खुद देखना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर यह मैच फिक्सिंग वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। राहुल गांधी अंतिम में लिखते हैं, मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल का लेख झूठ फैलाने का ब्लूप्रिंट है। बार बार हार की हताशा में राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। आत्ममंथन की जगह राहुल साजिश का आरोप लगा रहे हैं। राहुल तथ्य आंकड़ों को नजरअंदाज करते हैं। बिहार में भी कांग्रेस की हार होगी, लोकतंत्र को ड्रामा नहीं सच की जरूरत है, यानी जेपी नड्डा ने पलटवार किया है राहुल गांधी के दावों को लेकर। तो राहुल गांधी के दावों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट को लेकर आरोप निराधार है। गलत सूचना कानून के प्रति अनादर का संकेत है। ऐसे आरोप कानून के शासन का अपमान है। लाखों चुनाव कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है, जो दिन रात चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए काम करते हैं। चुनाव आयोग ने वोटरों के फैसले के बाद ऐसे बयान को बेतुका बताया है। आयोग ने कहा है कि सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। फिर भी बार बार ऐसे मुद्दों को उठाने से लगता है तथ्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंडे का छोटा सा ठेला लगाने वाले तोमर ब्रदर्स के बारे में बात करते हैं। सूदखोरी से करोड़ों की संपत्ति जुटाने वाले और लोगों की संपत्ति छीनने वाले ये दोनों भाई अब पुलिस से छिपते घूम रहे हैं।
कभी ऑटो में घूमने वाला वीरेंद्र रोहित अब BMW, थार और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। कभी टिकरापारा में किराए पर रहने वाले भाइयों की आज 5000 वर्ग फीट में बनी आलीशान कोठी है जहां वो रहते हैं। लेकिन जैसे ही इन पर पुलिस का शिकंजा कसा तो ऐसे राज खुले जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दोनों भाई छोटे छोटे कारोबारियों को 10% ब्याज पर पैसा उधार देकर उनसे 10 गुना तक पैसा वसूलते थे। जो लोग पैसा नहीं दे पाते उनकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती अपने नाम करवा लेते थे, साथ ही मारपीट भी किया करते थे। हाल ही में दोनों भाइयों ने एक कारोबारी को पीटा था, जिसके बाद पुलिस ने कारोबारी ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने तोमर भाइयों के घर छापा मारा तो तोमर ब्रदर्स के घर से करोड़ों का माल जब्त किया गया। करीब 37 लाख कैश, सोने चांदी के जेवरात के अलावा हथियार भी बरामद हुए हैं। जब पुलिस वीरेंद्र और रोहित तोमर पर शिकंजा कसने पहुंची तो तोमर ब्रदर्स के घर से करोड़ों का माल मिला, जिसमें करीब 37 लाख रुपए कैश, 734 ग्राम सोना, 125 ग्राम चांदी, BMW थार और मारुति ब्रेजा कार, ई स्टाम्प, जमीनों के कागजात, नोट गिनने की मशीन के अलावा अवैध रूप से रखी 5 तलवारें, 1 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले। सूचना के आधार पर जो आरोपियों के घरों से जो ई स्टाम्प पेपर, कोरे दस्तावेज, जिस पर खास करके चेकबुक और इतने सारे ATM और इनके इससे संबंधित पासबुक जैसे दस्तावेज और कर्ज देने के संबंध में रजिस्टर जो प्राप्त हुए थे, इस आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि मोटे ब्याज दर पर इसके द्वारा कर्जा दिया जाता था और इसके विरुद्ध में बहुमूल्य दस्तावेजों को रहन के रूप में रख लिया जाता था, जिस पर कई घर एवं संपत्ति हुआ करती थी। दरअसल पिछले दिनों रोहित तोमर ने रायपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस तोमर ब्रदर्स को पकड़ने पहुंची थी। लेकिन जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। तोमर ब्रदर्स के पास मिले इस खजाने को देखकर हर कोई हैरान कि अंडे का ठेला लगाने वाला वीरेंद्र तोमर कैसे देखते ही देखते करोड़पति बन गया। तोमर ब्रदर्स का आतंक सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में फैला है। इन्होंने अवैध सूदखोरी के जरिए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया, उन्हें ब्लैकमेल किया और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। पाया गया कि इसके घर के अन्य सदस्यों के नाम पर भी कई संपत्तियां एवं कई दस्तावेज, रहन रखने के संबंध में दस्तावेज भी पाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। वर्तमान में ये पाया गया कि इनके द्वारा पूरे पारिवारिक सदस्य एवं अन्य जो इनके यहाँ काम करते हैं उन लोगों के द्वारा संगठित होकर के ऐसे संपत्तियों को, ऐसे घरों को या फिर ऐसे इसके ज़मीन की रजिस्ट्री पेपर्स को गहन रखते हुए बलपूर्वक कई गुना ब्याज वसूलते हुए डराया धमकाया जाता था। तोमर ब्रदर्स पिछले 5 दिनों से फरार है। पुलिस ने 37 लाख कैश समेत करोड़ों के जमीन के दस्तावेज जब्त किए हैं। तोमर ब्रदर्स पर ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, मारपीट, जमीन कब्जाने जैसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। वीरेंद्र और रोहित तोमर के आलीशान कोठी से कैश, सोने के जेवर, रिवॉल्वर, पिस्तौल के साथ जिंदा कारतूस मिले हैं। अब सवाल यह है कि रोहित और वीरेंद्र तोमर ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया। उसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। कुछ साल पहले तक दोनों भाई ठेला लगाते थे। रायपुर में दोनों भाई ठेले पर अंडे बेचा करते थे। तोमर ब्रदर्स ऑटो में सफर किया करते थे और रायपुर में किराए के मकान में रहते थे। तो ठेला से लेकर आगे यहां तक पुलिस से फरार होने की कहानी है। देखना होगा पुलिस इन्हें कब तक गिरफ्तार करती है। बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के STF और पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। बिहार पुलिस के निलंबित ASI सरोज सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। इस दौरान घर से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुआ है। छापेमारी के दौरान सरोज सिंह के समर्थकों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में STF ने भी फायरिंग की है। छापेमारी के दौरान पुलिस को 1 करोड़ 40 लाख कैश, इंसास राइफल, AK-47, 70 गोलियां और 4 मैगजीन मिली हैं।
तो ये बिहार से खबर है, जहां सस्पेंड किए हुए एएसआई के घर जब एसटीएफ की टीम छापेमारी करने पहुंची तो वहां पर उनके समर्थकों ने फायरिंग कर दी। हालांकि हमारे संवाददाता ने सुबह हमें जानकारी दी थी कि एएसआई जो कि सस्पेंड हुआ था उसके समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सरोज सिंह है कौन। 2008 में बिहार पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्त किए गए थे। जेल में बंद एक एक विधायक का बॉडीगार्ड बनाया गया। पूर्व विधायक का बॉडीगार्ड रहते समय अपना संपर्क बढ़ाया, बाद में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। फरवरी 2024 में सिपाही के पद से सस्पेंड हुआ। सस्पेंड होने के बाद पूरी तरह से अपराध में सक्रिय हो गया। जमीन कारोबार से लेकर हथियारों की तस्करी में सक्रिय रहा। अगली खबर भी बिहार से है, लेकिन ये अपराध नहीं बल्कि बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है और बीजेपी सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि बिहार में एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 102 से 103 सीटों पर जेडीयू तो 101 से 102 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। वहीं चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 25 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो ये बड़ी खबर है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर, हम और आरएलएम एक साथ मिलकर एनडीए बिहार में चुनाव लड़ रहा है और इसका फॉर्मूला सामने आया है। 102 से 103 सीटों पर जेडीयू, 101 से 102 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। हमने पिछला भी रिकॉर्ड देखा है, चाहे एक ही सीट ज्यादा जेडीयू लड़े, वो बीजेपी से एक सीट ज्यादा जरूर लड़ती है बिहार में। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान ने कहा है कि इसकी चर्चा चल रही है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी पलटवार किया और कहा कि एनडीए चुनाव के बाद मजबूती से सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। हालांकि देखिए, जीतन राम मांझी को आपने सुना। जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला जुलाई अगस्त तक तैयार हो जाएगा। अब चिराग पासवान का क्या कहना है, आपको सुना देते हैं। मैं कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जैसा मैंने कहा ये तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। अंतिम मोहर इस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से ही लगेगी। बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर बार से ज्यादा मजबूत सरकार विधानसभा में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो देखिए, यहां पर जेडीयू 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, एलजेपीआर 25 से 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, हम पार्टी को 6 से 7 सीटें और आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात में जिम, गरबा और क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक से मौत होने की घटनाओं के बाद अब सूरत में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सूरत में एक कपड़ा कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कारोबारी अपनी दुकान में बैठा था, तभी उसे हार्ट अटैक आ गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कारोबारी ऋषभ गांधी अपनी दुकान में बैठे हैं, दूसरे कर्मचारी आपस में भी बात कर रहे हैं। तभी ऋषभ को कुछ बेचैनी महसूस हुई। बेचैनी महसूस होने पर ऋषभ ने पानी पीने के लिए बोतल उठाई, लेकिन ढक्कन खोलने से पहले उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ऋषभ के हाथ से बोतल नीचे गिर गई और वो एक तरफ लुढ़क गए। मौके पर मौजूद स्टाफ ने मदद की, तुरंत सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश की। सीपीआर देने की वजह से ऋषभ को थोड़ा होश आया, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ऋषभ को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बात मौसम की करते हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब है। धारचूला में नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड के बाद
बंद हो गया। चट्टान दरकने से आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर यातायात बाधित है। आदि कैलाश दर्शन के बाद वापस लौट रहे सैकड़ों श्रद्धालु लैंडस्लाइड में फंस गए। वहीं शिमला में भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वीकेंड की वजह से शिमला में गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। मातृभूमि में एक बड़े काम की खबर। जब भी हम अपना पता किसी को बताते हैं तो अंत में पिन कोड जोड़ते हैं। पिन कोड एक 6 अंकों की संख्या होती है जिसे भारतीय डाक विभाग द्वारा किसी विशेष क्षेत्र की पहचान के लिए जारी किया जाता है। लेकिन इस पिन कोड से किसी कुरियर एजेंट को आपकी सटीक लोकेशन नहीं मिलती। इसी समस्या को हल करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने एक नया डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम शुरू किया है जिसका नाम है डिजिपिन। पहले हम आपको बताते हैं कि डिजिपिन होता क्या है। डिजिपिन एडवांस डिजिटल एड्रेस सिस्टम है। डाक विभाग ने IIT हैदराबाद और इसरो के साथ इसे मिलकर तैयार किया है। उद्देश्य है देश के हर कोने को एक सटीक डिजिटल पहचान देना। इस तकनीक को पूरे देश में 4x4 मीटर के हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्से को एक विशेष 10 अक्षरों वाला यूनिक कोड दिया गया है। इसी 10 अक्षरों वाला यूनिक कोड को डिजिपिन कहा जाता है। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर डिजिपिन कैसे काम करता है। पिन कोड बड़े इलाके की पहचान के लिए डिजाइन है। डिजिपिन सटीक लोकेशन पहचानने में मदद करता है। पिन कोड 6 अंकों का है। डिजिपिन 10 अक्षरों का डिजिटल कोड होगा जो आपकी सटीक लोकेशन बताएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अपना डिजिपिन कैसे पता करें। तो सबसे पहले आपको जाना होगा dac.indiapost.gov.in/mydijipin/home पर जाएं। इस वेबसाइट पर आप जब जाएंगे आपको अपने डिवाइस को लोकेशन एक्सेस देना होगा। एक बार जब आप लोकेशन एक्सेस की अनुमति दे देंगे तो उसके बाद सिस्टम आपकी जगह के हिसाब से कोड देगा। 10 अक्षरों का यूनिक कोड ही आपका डिजिपिन है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।